नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो नंबर नोट करिए 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं संजय मोहंती, डीजी हैं इस्मा के, मनोज जैन साहब हैं पृथ्वी फिनमार्ट के, अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के, और अश्विन नायक हैं चेयरमैन हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात होगी चीनी की, क्योंकि चीनी पर इस्मा ने नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा है कि 1 अक्टूबर से 15 मार्च तक चीनी का उत्पादन 282 लाख टन हुआ है। ये इस्मा की नई रिपोर्ट है और पिछले साल इस दौरान 285 लाख टन का उत्पादन हुआ था, तो 3 लाख टन उत्पादन कम है लास्ट ईयर के इसी दौरान के मुकाबले। और इस रिपोर्ट में क्या कुछ खास है, इसी पर हम बात करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला सवाल आपसे ये कि ये जो उत्पादन के आंकड़े आए हैं, क्या ये अनुमान के मुताबिक हैं या कुछ कम है? देखिए, अनुमान के मुताबिक ही है। और हमें ना हर वक्त चीनी का उत्पादन, खाली चीनी नहीं, चीनी और एथेनॉल दोनों को मिला के देखना चाहिए। और आप वो दृश्य से देखें तो पिछले साल हमने 309.9 लाख टन का उत्पादन किया था और इस 15 मार्च तक हमने जो दिया है फिगर 312.9, तो 3 लाख टन हमने अभी ज्यादा किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आप एक बार बताइए सर कि इस वक्त डिमांड सप्लाई को लेकर क्या सिचुएशन है? क्या डिमांड के मुकाबले चीनी की सप्लाई, डोमेस्टिक सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं, पर्याप्त है सर? देखिए, बिल्कुल सही। 3 साल से अब हम लोग डोमेस्टिक सप्लाई से वी आर बिकम स्ट्रक्चरली पॉजिटिव। जो हमारी खपत है, डोमेस्टिक का जो कंजम्पशन है, वो 375 लाख टन है और हम चीनी उससे कहीं ज्यादा बनाते हैं। ज्यादा चीनी जो बनाते हैं वो जाता है एथेनॉल के लिए, उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए। तो आज के दिन हमारे देश में चीनी की कमी नहीं रहेगी कभी डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, ये तो बिल्कुल जायज है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कमी नहीं रहेगी। अब जरा एक्सपोर्ट का सिनारियो बताइए सर कि इस वक्त एक्सपोर्ट, चूंकि कोटा भी बीच में बात हो रही थी कि कुछ कोटा बढ़ जाए, उसको लेकर अब तक कोई खबर आई नहीं है। तो आप बताइए कि अभी हम कितना सरप्लस हैं एक्सपोर्ट करने में, कितना हम कर सकते हैं? देखिए, हमने 6 लाख टन तो 60 लाख टन और 60 लाख टन तो हमने ऑलरेडी एक्सपोर्ट का कोटा जो था वो डिक्लेयर कर दिया है और 60 के हिसाब में मोटा मोटी 50 लाख टन निकल गया है। आगे आने वाले दिन में गवर्नमेंट और एक्सपोर्ट का कोटा निकालेगी कि नहीं, वो जब हमारा उत्पादन सही पर पता लग जाएगा, वो अप्रैल के मिड में या अप्रैल के एंड में पूरा पता लग जाएगा। उस समय फिर कुछ एक्स्ट्रा होगा तो फिर एक्स्ट्रा रिलीज होगा। आज के सर मतलब अगर आप, चूंकि आप तो इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप लोग ऐसी कोई डिमांड कर रहे हैं कि एक्स्ट्रा कोटा मिले आपको? देखिए, हम डिमांड तब करेंगे जब उत्पादन के नंबर पूरे आ। आज के दिन अभी उत्पादन के नंबर देयर इन फिनिश्ड द ईयर। ठीक है। अच्छा, मैं अगर वैसे आपसे पूछूं कि बहुत सारी चीनी मिलें मेंबर हैं इस्मा का, मैं जानना चाहता हूं कि चीनी मिलों की आर्थिक सेहत इस वक्त कैसी है? क्या ठीक ठाक है? एक्सपोर्ट से ठीक ठाक फायदा हो रहा है? क्या सिचुएशन है सर ग्राउंड पे? चीनी की आर्थिक मिलों की बहुत मतलब सही व्यवस्था है अभी। इसीलिए इतना जो एक्सपेंशन किया जा रहा है, क्या कर पा रहे हैं। एथेनॉल के आने से चीनी की पूरे उत्पादन मिलों का सेहत मतलब सही हो गया है, बिकॉज वी डोंट डिपेंड ओनली ऑन शुगर एज द फॉर्म ऑफ इनकम, तो उससे फर्क आ गया है। अच्छा, चीनी बीच में मेरी बात हुई थी तो उसमें ये बात आ रही थी कि जो शुगर का प्राइस है, एक्स मिल फैक्ट्री प्राइस, उसको बढ़ाने की डिमांड आप लोगों की तरफ से हुई थी। उसमें कुछ डेवलपमेंट सर, आप लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं, कुछ हुआ उसमें या होने वाला है? तो उसकी डिमांड तो रहेगी। 3 साल हो गया है, इसमें कोई फर्क नहीं आया है। एंड इसके बीच में एफआरपी के रेट तो बढ़ते रहे हैं
तो वो डिमांड तो हमारी रहेगी हर वक्त कि भाई चीनी की प्राइस थोड़ी बढ़ जाए। आपके हिसाब से कितनी बढ़नी चाहिए? कम से कम 2 रुपए बढ़ना चाहिए, 2 रुपये पर किलो। ओके, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि आप कह रहे हैं कि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, तो क्या डोमेस्टिक मार्केट में भी चीनी के दाम नहीं बढ़ने वाले हैं? देखिए, ये तो हम कह नहीं सकते हैं कि नहीं बढ़ने वाले हैं। हम तो चाहेंगे कि भाई डिमांड के ऊपर चीनी के दाम गिरने नहीं चाहिए, और क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई सही है, डिमांड भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाह रहे हैं कि गिरने नहीं चाहिए, तो क्या आप ये चाह रहे हैं कि बढ़ने चाहिए? देखिए, अभी थोड़ा जो आप देखेंगे हाल फिलहाल मार्केट में थोड़ी कमी आई है, पर कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, चिंता बात तब होती कोई शॉर्टेज का मामला होता, कोई शॉर्टेज का मामला नहीं है। कोई शॉर्टेज का मामला नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि सप्लाई को लेकर कोई चिंता वाली बात है नहीं। बहुत शुक्रिया आपका मोहंती जी जुड़ने के लिए और डिटेल में चीनी के ऊपर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी के बाद अब बात करते हैं मसालों की, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए कि तूफानी तेज़ी खास करके जीरे में आई है। 3% से ज़्यादा जीरे के दाम बढ़े हैं और 33,200 के पार पहुँचा है भाव। इस हफ्ते करीब 10% जीरे के दाम बढ़ गए। अजय जी, क्या लगता है अभी आपको जीरे में आगे? नमस्कार मित्र जी। डेफिनेटली जो फंडामेंटल्स हमने पहले भी कहा था कि इस बार क्रॉप साइज हमने देखा रिवाइज हुए जरूर है, बट जो पाइपलाइन है पूरी एम्प्टी है, डिमांड भी अच्छी है। मुझे लगता है आगे भी मार्केट कंटिन्यू रहेगा। टेक्निकली अगर देखें तो 32,500 का काफी इंपॉर्टेंट हर्डल था, इससे पहले भी हम नहीं तोड़ पा रहे थे उसको। तो जिस तरह से हमने मार्केट में पिछले 2 सेशन में तेजी देखी है, मुझे लगता है ये तेजी आगे भी कायम रहेगी। मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू है, पर मुझे लगता है इमीडिएट तो 34,200 का लेवल है, पर जल्द हम 36,500 तक के भी लेवल आते हुए देख पाएंगे। 36,500, अच्छा, इतनी बड़ी तेजी। मनोज जी, आप सहमत हैं अजय जी से? 36,500 तो नहीं, लेकिन 34,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं मृत्युंजय जी, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के काफी एरिया में फिर एक बार बारिश देखने को मिली है। तो हार्वेस्टिंग जो है वो थोड़ी लेट हो सकती है, जिसके चलते कीमतों में सपोर्ट्स फिर एक बार आते हुए नजर आए हैं। 34,500 तक जो रैली है वो कंटिन्यू हो सकती है। 2,000 रुपये क्यों काट लिया आपने? आप वो 36,500 कह रहे हैं, आप 34,500, 2,000 काटने की वजह? टेक्निकली यहाँ पे 34,500 34,800 की रेंज में फिर एक बड़ा हर्डल जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे हम देख रहे थे कि 32,500 काफी दिन से टूट नहीं पा रहा था, और अभी ये जो बेमौसम की बारिश हुई है वो फिर लेवल निकलते हुए नजर आए हैं। तो मेरा मानना है कि अब 34,500 से 34,800 की रेंज में फिर एक बार रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ अश्विन नायक जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइस स्टेक होल्डर्स के फीस के। अश्विन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जीरे में बड़ी तेजी आई है सर, लगातार दाम बढ़ ही रहे हैं। क्या अब ये तेजी यहाँ रुकेगी या आपको लगता है कि अभी और बाकी है? धन्यवाद मृत्युंजय जी। एक्चुअली अभी जो ये तेजी है उसमें बड़ा कारण मौसम का है। बारिश जो राजस्थान में हुई है और गुजरात के कुछ इलाकों में हुई है, वो कारण है। गुजरात में वैसे 80-90% माल की कटाई होके फार्मर के घर में पहुंच चुका है, लेकिन जो कच्छ का इलाका है और जो नॉर्थ गुजरात है, वो 2 जगह पे माल अभी भी शायद खेतों में खड़ा होगा। उधर एक मौसम की मार का इफेक्ट हो सकता है, और राजस्थान में 60 से 70% माल अभी भी खेतों में खड़ा है। तो वो दोनों जगह जो माल खेतों में खड़ा है और बारिश जहाँ गिर रही है वहाँ ओले वगैरह गिर रहे हैं, तो उसके इफेक्ट के कारण अभी जो ये 2 दिन से तेजी का माहौल बना है वो मेन कारण वही है। तो क्या लगता है अभी आगे सर? अभी आज शाम को और इवन कल और करीबन 21-22 तारीख तक अभी भी मौसम राजस्थान के अंदर खराब ही दिखा रहा है। कि मौसम अगर सही में खराब रहता है और वापस से 2-3 दिन अगर ये बारिशें गिरती है तो बाजार और थोड़ा तेज हो सकता है इसके अंदर। थोड़ा कितने का है सर, कितना तेज होगा? अभी टारगेट तो देना मुश्किल है साहब, लेकिन 10-15-20 रुपया बढ़ना अभी जीरे में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी इसके लेवल ही ऐसे हो चुके हैं। 10-15-20 मतलब आप कह रहे हैं कि 1,000, 1,500, 2,000। सर 1,000, 1,500, 2,000 को आप थोड़ा कह रहे हैं? अभी जीरे के लेवल ही सर ऐसे हो चुके हैं। आपका थोड़ा बहुत ज्यादा है सर। और सर ये एक्चुअली मैं एक ही दिन में बढ़ेगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये मौसम के ऊपर डिपेंड है। अगर मौसम में ऐसा रहता है तो ये इफेक्ट आएगा। अच्छा, ठीक है, मौसम अगर ऐसा रहता है तो आप कह रहे हैं कि ये इम्पैक्ट आएगा। शुक्रिया आप अश्विन भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जीरे पर बात करने के लिए। तो मौसम की तेज़ी आप बता रहे हैं इसे, और आप आगे कह रहे हैं कि अगर मौसम थोड़ा और ख़राब होता है तो दाम और बढ़ सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में गोल्ड सिल्वर में आपको क्या करना चाहिए। तो केडिया जी बताइए, तेजी तो बनी हुई है, अब अगले हफ्ते मार्केट के लिए बड़ा इवेंट है, फेड की मीटिंग है, उससे पहले देखिए 400 रुपये गोल्ड बढ़ चुके हैं और 650 रुपये चांदी ऊपर है इस वक्त। क्या लगता है आज के लिए, शाम के लिए गोल्ड और सिल्वर? देखिए मिलन जी, अगर हम देखें तो प्राइसेस ने जिस ढंग से $1900 का लेवल ब्रीच किया है, कंटिन्यू मार्केट उसको होल्ड करके चल रहा है। कंसर्न्स हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर बना हुआ है, कंटिन्यू जिस ढंग से बैंक्स के अपडेट यूएस से आए हैं, तो आई थिंक मार्केट में ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। इमीडिएट टारगेट तो मुझे लगता है 58,500 का ही है, लेकिन शाम के सेशन में मुझे लगता है ये लेवल अगर ब्रीच कर जाता है तो सोमवार मंगलवार तक हम 58,800 तक का भी लेवल देख सकते हैं। नो डाउट अगले हफ्ते इंटरेस्ट रेट को लेकर जो इंपॉर्टेंट मीट है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ईसीबी से ये उम्मीद नहीं थी कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 0.5 का रेट हाइक कर दिया, और आज इसके विपरीत चाइना ने रेट कट किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ अनसर्टेनिटी सेंट्रल बैंक को देखते हुए दिखाई दे रही है, जो मुझे लगता है गोल्ड के लिए सपोर्टिव है। तो इमीडिएट आज के लिए 58,650 के रिवाइज टारगेट के लिए लेके चलना चाहिए। ठीक है, ओके, आपका व्यू मनोज जी, गोल्ड में आपको भी लगता है गोल्ड खरीदना चाहिए अभी? गोल्ड में वॉलेटिलिटी काफी है, बिल्कुल ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन 58,400 पे खरीद की सलाह नहीं रहेगी। अगर यहाँ से थोड़ा सा 150-200 रुपए की गिरावट आती है 58,200 के आसपास, तो लेके चल सकते हैं ऊपर में 58,600 तक के लक्ष्य के लिए। और इंट्राडे में चांदी मुझे बेहतर लगती है, 67,000 के ऊपर सस्टेन हो रही है, तो 67,000 पे यहाँ लेके चलना चाहिए 68,100 के लिए, और 66,500 का एक स्टॉप लॉस लगाए। तो अभी ओवरऑल ट्रेंड सोने और चांदी का पॉजिटिव है, चांदी में एक अच्छी बढ़त की संभावना यहाँ पे नजर आ रही है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब, और पहला सवाल है सुनील का। पूछिए सुनील जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरे ना एल्युमिनियम बाय है जी 205.35 पे 2 लोड जी एल्युमिनियम के, मैं कैसे करूं जी? 205.35 पर आपकी बाइंग है एल्युमिनियम में? हाँ जी, 2 लोड। अच्छा, अभी मार्केट है 204.70, तो बताइए मनोज जी क्या किया जाए एल्युमिनियम में भी? 203 रुपए 20 पैसे का एक स्टॉप लॉस इनको लगाना चाहिए, और ऊपर में कहीं भी 207 के आसपास आए तो एक बार लॉन्ग की पोजीशन एग्जिट कर लेना। ठीक है, ओके। अगला सवाल है सुमित चौधरी का। पूछिए चौधरी जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। केडिया जी गुहार पे बहुत बुलिश थे, अब 20 अप्रैल तक एक्सपायरी तक कहाँ तक भाव जा सकता है? बताइए केडिया जी। बिल्कुल, देखिए फंडामेंटल्स में अगर आप देखेंगे तो कोई मेजर चेंजेस हम प्रोडक्शन साइज या सप्लाई साइड नहीं देख रहे। ये जरूर है पिछले 15 दिन से जो ग्लोबल मार्केट में खास करके ये इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, यूएस और यूरोप में जो स्लो डाउन और रिसेशन का फियर जो गहरा है, उसका इम्पैक्ट थोड़ा हो सकता है। आप देख सकते हैं कि प्राइसेस में गिरावट जरूर आती है, बट इमीडिएटली हम देखते हैं 5500-5600 से वापस रिकवरी आती है, जो आज भी हम देख पा रहे हैं। तो आई थिंक मार्केट एक थोड़ा सा अनसर्टेन बना हुआ है बिकॉज ऑफ जो ग्लोबल क्राइसिस का सीनरी, बिकॉज ये एक्सपोर्टिंग कमोडिटी है। तो 20 अप्रैल तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है मार्केट 5500-5600 ये कंसोलिडेशन एरिया है, बट ऊपर में 5850 तोड़ता है तो 6000 से 6100 का लेवल हम 20 अप्रैल तक आते हुए देख पाएंगे। साथ में एक चीज ध्यान रखिए, एल नीनो का जो इम्पैक्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है ना गवार के लिए, और अगर सपोज बरसातें कम होती है तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा गवार के लिए, जो अभी तक फैक्टर इन होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा सर, कहां तक जाएगा अगर फाइनली पूछूं आपसे ग्वार का भाव? नितिन जी देखिए, तो गवार हमेशा बारिश का एक तरह से हम बोलते हैं स्पेकुलेशन सबसे ज्यादा ही होता है, और फंडामेंटल जैसे हमने पिछले साल देखा था क्रॉप साइज बहुत बड़ी बताई जा रही थी, बट अब 75 के आसपास है और डिमांड धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर एल नीनो का इम्पैक्ट आना चालू होता है और प्राइसेस 6100-6600 ये लेवल्स अगर ब्रीच करते हैं तो मुझे अभी भी लगता है कि 7,200 का लेवल आराम से आप देख पाएंगे। लेकिन जो मानसून का एक्टिविटी है वो हमें मई मंथ में थोड़ी और अच्छी क्लैरिटी मिलती हुई दिखाई देगी, बट 7 से 7,200 तक के लेवल मानसून का जो कार्ड है उसके ऊपर हम देख पाएंगे। ओके, अगला सवाल है सुभाष का। पूछिए सुभाष जी। आप गुहार के लिए गुहार 7,000 कब हो जाएगा? कितना? 7,000? 7। अच्छा, केडिया जी केडिया जी सब केडिया जी को ही घेर रहे हैं। बताइए केडिया जी 7,000 कब तक? बिल्कुल, जो मैंने फंडामेंटल पॉइंट बताए थे अक्टूबर में, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा जंप लिया, बट अभी कंसोलिडेशन जा रहा है जिस ढंग से अभी मैंने यूएस और यूरोप के कंसर्न्स की बात बताई है। तो टाइमिंग मुझे लगता है मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन में जरूर है, बट अगर हम अप्रैल या मई तक की बात करें, क्योंकि मानसून का एक नया कार्ड रहेगा जो मार्केट को सपोर्ट कर सकता है, तो मुझे लगता है 7,000 का मेरा एक्सपेक्टेशन है, वो मुझे लगता है कि मई तक जब मानसून की क्लियरिटी मिलेगी तब तक देखने मिल सकता है।
अच्छा, ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगले कॉल का। राजेश हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए राजेश जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा सवाल गोल्ड पे है। मैंने सोना बेचा हुआ है 3 लॉट। किस भाव पर सर? किस भाव पर बेचा है आपने? 58,650। 58,650 पे आपने बेचा है। अभी 58,431 का लेवल है। हालांकि आपके पास निकलने डूब सकते हैं इसमें सोना? हाँ, नहीं, बड़ा सही वक्त में आपने सवाल पूछा है। अगर आपको निकलना होगा तो अभी बता देंगे हमारे एक्सपर्ट। मनोज जी, निकल जाए क्या? अभी मुनाफे में तो है ये, निकल जाए या आप मतलब यूएस मार्केट खुलने का वेट करें? कुछ और गिरावट की संभावना आपको दिख रही है? नहीं, मेरा मानना है कि यहाँ पे गोल्ड में शॉर्ट नहीं रहना चाहिए और अभी जो भाव पे इन्होंने बेचा उसके नीचे है। अगर इनको वेट करना है तो भाव का स्टॉप लॉस लगा लें। 58,200 के आसपास आए तो इंट्राडे में निकल जाना चाहिए। और गोल्ड में शॉर्ट पोजीशन कोई भी नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। फेड की मीटिंग है तो एक काफी बड़ी उठापटक जो है अगले वीक में देखने को मिल सकती है। पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि $1,900 के ऊपर सोना बना हुआ है तो यहाँ पे काफी संभावनाएं पॉजिटिव दिखती है इसको $2,000 तक जाने की। तो यहाँ पे शॉर्ट जो है वो गोल्ड में अवॉइड करके चलना चाहिए और वर्तमान लेवल पे भी एग्जिट ले सकते हैं। अगर यहाँ नहीं लेना चाहते हैं तो कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लें। 58,200 पे बिल्कुल एक बार शॉर्ट की पोजीशन एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं अगले कॉलर का। कपिल हैं हमारे साथ, एमपी से जुड़ रहे हैं, पूछिए कपिल जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। चने पे राय चाहिए थी। चना इस बार का 7,000 हो जाएगा सर? जिस तरह से चने की बोनी कम है राजस्थान, एमपी और अपन गुजरात में देख रहे हैं 30 से 40% बोनी भी कम है और करंट में मौसम भी ये जो खराब चल रहा है इससे फसलों को भी नुकसान को देखने को मिल रहा है। कहीं ओले गिर रहे हैं, कहीं पानी गिर रहा है। तो इसको देखते क्या लग रहा है कि चना इस बार 7,000 हो जाएगा? बताइए मनोज जी, 7,000 होगा चना? नहीं, इतनी बढ़त की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि एसेंशियल कमोडिटी होने के चलते सरकार की काफी नजर रहेगी खाने पीने की चीजों पर। और अगर यहाँ पे दालों में तेजी आती है तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास रहेंगे इंपोर्ट वगैरह के। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे बिल्कुल फसल डेफिनेटली कम है और मौसम की भी मार यहाँ पे देखने को मिल रही है। कीमतें 5,800 5,900 वहां तक जा सकती है लेकिन 7,000 जैसी स्थिति अभी नहीं दिखती। ठीक है, राधा जैन हैं हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर, पूछिए राधा जी। सिल्वर के बारे में पूछना था जी। ये सिल्वर 70 कब तक जाएगी और आज के लिए क्या इसका? ठीक है, तो 70,000 रुपए तक चांदी का भाव कब तक हो जाएगा और आज क्या करना चाहिए, बताइए अजय जी। देखिए, चांदी में हमने काफी अच्छी रैली देखी। बीच में हमने देखा था कि गोल्ड के मुकाबले चांदी अंडर परफॉर्मिंग था। डेट वाज हमने रेशियो भी देखा और कंसर्न्स की वजह से। आज के लिए मुझे लगता है चांदी वॉलेटाइल ज्यादा दिखाई देगी, बट ओवरऑल 68,000 तक का लेवल देखने मिल सकता है। और 70,000 का व्यू हमें लगता है कि अगला हफ्ता जो फेड की अपडेट आएंगे और आगे का टोन कैसा रहेगा, डेट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट मुझे लगता है कि जिस ढंग से थोड़ा सा डिफेंसिव टोन दिखाई देगा जो सोने और चांदी को पसंद आता हुआ दिखाई देगा। बट मार्च एंड में तो मुझे लगता है, बट हाँ अप्रैल फर्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि 70,000 का लेवल इजीली चांदी टच करेगी। फेड के मीट के बाद हो सकता है थोड़ा करेक्शन देखने मिल जाए, बट अप्रैल फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि 70,000 का लेवल चांदी आराम से दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर आशुतोष मोदी का है और ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ सदुलपुर से। और सदुलपुर से पहली बार कैलाश मोदी के अलावा कोई शख्स जुड़ रहा है। आशुतोष मोदी जी हैं। कैलाश मोदी को जानते हैं आशुतोष जी आप? यस सर। अच्छा, कैलाश जी लगातार सवाल पूछते रहते हैं, आप पूछिए आपका क्या सवाल है। यस सर। सर क्रूड ऑयल में करंट रेट पे क्या करना चाहिए सर? कच्चे तेल में करंट रेट पर क्या करना चाहिए, बताइए जैन साहब। 5665 का ताजा भाव है कच्चे तेल का, क्या किया जाए? करंट रेट पे थोड़ा वेट करना चाहिए। 5600 5620 के आसपास आए तो बाय करके चल सकते हैं। इंट्राडे के लिए 5540 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 5720 तक का लक्ष्य रख सकते हैं। काफी ओवरसोल्ड है तो एक यहाँ पे पुलबैक जो है वो देखने को मिल सकता है 5720 5750 तक। थोड़ा सा डिप आवे तो वहां पे बाय कर सकते हैं। ठीक है, पवन है हमारे साथ हरियाणा से, पूछिए पवन जी। हाँ सर, मुझे मई धनिया का टारगेट पूछना है मनोज जैन जी से। मई? अच्छा, बताइए जैन साहब, मई का टारगेट। मई कॉन्ट्रैक्ट में धनिया एक बार 7,450 7,500 तक आ सकता है। हमने देखा है कि यहाँ पे काफी कंसोलिडेट किया है 6,700 6,800 की रेंज में और आज हमने एक अपसाइड का मूव धनिया में आते हुए देखा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे जो मोमेंटम है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो सकता है आने वाले दिनों में। तो 7,450 तक के स्तर जो है मई कॉन्ट्रैक्ट में एक बार देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ अब कैलाश मोदी जुड़ चुके हैं सदुलपुर से। कैलाश जी बहुत स्वागत है। आप कहाँ थे? एक सदुलपुर से और सवाल पूछ के चला गया, आप पीछे रह गए आज कैलाश जी।
नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, पूछिए। वो मेरा ही लड़का है सर। अच्छा, आपका लड़का है? अरे कमाल, फिर तो अच्छी बात है। बताया नहीं उन्होंने, मैंने पूछा भी आपके बारे में कि कैलाश जी को जानते हैं? बोला हाँ जानते तो हैं, लेकिन बताया नहीं कि आप चलिए, अच्छा है, बताइए सर। सर सिल्वर मैंने 65,000 पे शॉर्ट कर रखी है, क्या करना चाहिए? 65,000 पे? हाँ, मेगा लॉट है 2 मेगा है। आप देखिए, अब 2 सवाल आपकी तरफ से आ रहे हैं। बेटा आपका क्रूड पे पूछ के गया, आप चांदी पे पूछ रहे हैं। बताइए अजय जी, क्या करना चाहिए इनको? देखिए, जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी हुई है और सोने और चांदी कभी भी अनसर्टेनिटी में तेजी दिखाते हैं, तो बेटर रहेगा इस पे शॉर्ट बिल्कुल ही अवॉइड करके चलिए। वॉलिटिलिटी नो डाउट ज्यादा है, बट टाइमिंग मुझे लगता है इनको निकल जाना चाहिए। शाम के सेशन में एक बाउंस कंटिन्यू दिखाई दे रहा है जो 67,800 से 68,000 तक का लेवल दिखा सकता है, तो बेटर शॉर्ट से निकल के चलिए। शॉर्ट से निकल कर चलने की सलाह आप चांदी में दे रहे हैं, इस पर आप नजर बनाकर चलें। कॉपर में कोई ट्रेड मनोज जी आज के लिए? कॉपर में दायरे में देखने को मिल रहा है। हम देख रहे हैं कि 757-58 के ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है और नीचे में 750 के आसपास सपोर्ट से, तो एक काफी दायरे में ट्रेड बना हुआ है। कॉपर के बजाय शाम के सत्र में अगर ट्रेड लेना हो तो यहाँ पे आज लेड में ट्रेड ले सकते हैं 180-150 पर। हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से ये एक कंसोलिडेशन जोन में है और जिस तरह से बाकी बेस मेटल्स में एक सुधार देखने को मिला है, तो यहाँ पे लेड में जो है थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है। 180-150 पर बाय करें, 183.50 तक के लक्ष्य के लिए, और एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 180.40 का लगा लें। ठीक है, रेहान है हमारे साथ, पूछिए रेहान। यस सर, मेरा क्वेश्चन इस चीज पर है कि रिसेंटली मैंने कुछ देर पहले आरबीआई ने ट्वीट किया था कि आने वाले समय में जो गोल्ड है और सिल्वर है उसकी जो होगी वेल्थ ज्यादा होगी, उसकी जो कीमत ज्यादा होगी। अच्छा, यस सर। तो आप क्या जानना चाहते हैं इस पर? मैं जान सकता हूँ कि ये इसका रीजन क्या है कि उन्होंने कहा था करेंसी की वैल्यू कम होगी और गोल्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। बताइए अजय जी, कुछ और इसको थोड़ा डिटेल में बताइए कि क्या मतलब हुआ इसका। देखिए, करंटली अगर हम इकोनॉमी में देखें तो कहीं पे भी जो करेंसी प्रिंट होती है उसका बेस गोल्ड है, तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जिस ढंग से कंसर्न्स बढ़ रहे हैं सभी पिछले 1 साल में, जब से यूक्रेन रशिया युद्ध हुआ है, ज्यादा करके सभी करेंसीज में डिवैल्यूएशन हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल बैंक ने उसके अपोज में हम देखें तो गोल्ड में बाइंग भी हुई है। तो मुझे लगता है कि जो गोल्ड में तेजी आ रही है उसका भी एक कारण है कि ग्लोबल मार्केट में करेंसीज में कंटिन्यू डिवैल्यू चल रही है। तो ज्यादा करके हम देखते भी जब जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स होते हैं या रिसेशन फियर्स होते हैं तो सेफ हेवन के तौर पे गोल्ड में बाइंग आती है। तो आई थिंक जिस ढंग से अभी जो करंट सिनेरियो है वो गोल्ड को सपोर्ट भी कर रहा है और इसी चीज को नरेट करते हुए हम देख रहे हैं। क्या महेंद्र हैं नेक्स्ट कॉलर जोधपुर से, पूछिए महेंद्र जी। हाँ सर, मेरा सवाल जीरप पे है। जीरप की एक्सपोर्ट आगे क्या लग रहा है? एक्सपोर्ट में डिमांड रहेगी क्या, कितनी रहेगी सर? जीरे की एक्सपोर्ट डिमांड आगे रहेगी क्या, ये आप जानना चाहते हैं? और बताइए मनोज जी, हालांकि तेजी तो बहुत आ गई है, एक्सपोर्ट की डिमांड आगे कैसी रहने वाली है? अभी एक्सपोर्ट के लिहाज से थोड़ा लीन पीरियड रहेगा क्योंकि जो रमजान का डिमांड था वो एक बार फुलफिल हो चुका है। तो हमारा मानना है कि थोड़ा अगले 1 से 2 महीने थोड़ा लीन पीरियड रह सकता है। तब तक हमारे यहाँ पे जो अराइवल्स है वो भी काफी कुछ जो है कंप्लीट होते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे अप्रैल ऑनवर्ड्स जो है फिर एक बार एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो जीरे की बेहतर हो सकती है। अगला 1 से 1.5 महीना थोड़ा यहाँ पे लीन पीरियड जो है वो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए रह सकता है। चलिए, शुक्रिया मनोज जी आपका और केडिया जी आपका जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।